गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल साइंस का टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है। क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है? कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? तांबे और टीने से। ठीक है, याद रहेगा, तांबा और टीन। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, देखेंगे कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टीन के योग से इसे बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट एवं गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो क्वथनांक होती है बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाती है और जो गलनांक है मेल्टिंग पॉइंट वो घट जाता है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखेंगे क्वथनांक क्या होता है? किसी द्रव के उस नियत ताप को कहते हैं जिस पर वह उबलने लगता है। ठीक है, जिस पर वह उबलता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, गलनांक क्या होता है? उस नियत ताप को कहते हैं जिस पर वह पिघलता है। ठीक है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, लेकिन पानी का गलनांक ही क्या होगा? तो पानी का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह ठोस यानी बर्फ से पिघलकर तरल अवस्था यानी पानी में बदल जाता है। ठीक है, उसे द्रव का गलनांक बिंदु कहते हैं। तो क्या होता है पानी का गलनांक बिंदु? पानी का गलनांक एवं हिमांक बिंदु जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। ठीक है, याद रहेगा, पानी का गलनांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो याद रहेगा क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है? क्वथनांक किसी द्रव के उस नियत ताप को कहते हैं जिस पर वह उबलता है। गलनांक उस ताप को कहते हैं जिस पर वह पिघलता है। ठीक है, पानी का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और हिमांक बिंदु भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व है जो कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी अम्लों में सामान्य तत्व हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? फेरस सल्फेट को। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन बी सही होगा। हरा कशिश का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? तो कौन सा है? बेकेलाइट। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, देखेंगे बेकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फेल्सपार किस खनिज का अयस्क है? ठीक है, फेल्सपार किस खनिज का अयस्क है? तो किसका है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, याद रहेगा, फेल्सपार एल्यूमिनियम का अयस्क है। और एल्यूमिनियम के अन्य अयस्कों के भी नाम देख लो, तो उसमें बॉक्साइट है जो कि बहुत बार पूछा गया है। बॉक्साइट के अलावा कोरंडम है, डायस्पोर है और क्रायोलाइट है। ठीक है, याद रहेगा, एल्यूमिनियम के अन्य अयस्कों के नाम में है बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पोर और क्रायोलाइट। ठीक है, इसके अलावा फेल्सपार तो है ही। ठीक है, फेल्सपार भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, देखेंगे पादपों में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, पादप में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्यूज का तार बना होता है। ठीक है, फ्यूज का तार बना होता है, किस चीज का बना होता है? सीसा और टीन के संयोजन से बना होता है। ठीक है, सीसा और टीन के संयोजन से बना होता है। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, देखेंगे
फ्यूज का जो तार होता है आमतौर पर लेड यानी कि सीसा और टीन के संयोजन से बना होता है, ठीक है, जिसमें से लेड की मात्रा 60% होती है और टीन की मात्रा 40% होती है, ठीक है। लेड यानी सीसा का सिंबल क्या होता है पीबी और टीन का सिंबल क्या होता है एसएन, ठीक है। फ्यूज होता क्या है, तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो कि विद्युत परिपथ को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो कि विद्युत परिपथ को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में आयरन ओर में लोहे का जो अंश है सर्वाधिक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का जो अंश है वो सर्वाधिक होता है, तो किस में सर्वाधिक है, हेमेटाइट में, ठीक है। हेमेटाइट आयरन ओर में लोहे का जो अंश है आयरन की जो मात्रा है वो अधिक होती है, ठीक है, याद रहेगा। सर्वाधिक लोहे वाला लौह अयस्क है हेमेटाइट, ठीक है। सर्वाधिक लोहे वाला लौह अयस्क का नाम है हेमेटाइट, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। देखेंगे रेक्टिफायर, इसे हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं, ठीक है। दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, शॉर्ट में से एसी कहते हैं, एसी को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में से डीसी कहते हैं, डीसी में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, चश्मे का लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं, ठीक है। चश्मे का लेंस है किस कांच से बनाया जाता है, तो किस कांच से बनाया जाता है, क्रुस्क कांच से, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। क्रुस्क कांच से चश्मे के लेंस को बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देख लो फ्लिंट कांच का उपयोग कहाँ होता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है बिजली के बल्ब बनाने में, कैमरे के लेंस बनाने में और दूरबीन इत्यादि बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पायरेक्स के कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है रासायनिक उपकरण, केमिकल इक्विपमेंट बनाने में, औद्योगिक उपकरण बनाने में इत्यादि में पायरेक्स के कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मृदु कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, परखनली हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, बोतलें हो गई इत्यादि बनाने में मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही होगा, क्रुस्क कांच, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों के द्वारा अवशोषण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो किस रंग का होता है, लाल और बैगनी रंग का, ठीक है। ऑप्शन सी याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही होगा, लाल एवं बैगनी रंग का। इसे देखते हैं डिटेल में, तो लाल रंग के बाद बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अधिक उपयोग होता है, ठीक है। लाल रंग के बाद बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अधिक उपयोग होता है। ये दोनों रंग जो होते हैं क्लोरोफिल के द्वारा सर्वाधिक अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। लाल और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रयोग ज़्यादातर अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, पौधों के द्वारा तीव्रता से इन रंगों का अवशोषण किया जाता है। लाल रंग के बाद बैगनी रंग के प्रकाश का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में अधिक होता है और ये दोनों रंग क्लोरोफिल के द्वारा सर्वाधिक अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी, ठीक है। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो अनंत होगी, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो जो छवियां बनती हैं उनकी संख्या अनंत होती हैं, ठीक है, अनगिनत छवियां बनती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, तो वो है आर्गन, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके अलावा अन्य निष्क्रिय गैसों के नाम को भी जान लो, तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन तो अभी हम लोगों ने देखा, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है, ये सभी निष्क्रिय गैस हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये निष्क्रिय गैस हैं, इनके नाम को भी याद कर लो।
तो ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।